नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम वैद्युत अपघटन के उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज की क्लास का टॉपिक वैद्युत अपघटन के उत्पाद। हेडिंग लगा लेते हैं वैद्युत अपघटन के उत्पाद। वैद्युत अपघटन के उत्पाद के टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में बता देता हूं। पिछले लेक्चर्स में हमने वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में डिटेल से पढ़ा था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें वैद्युत अपघटनीय सेल और फैराडे के नियम है, तो आप पहले पिछला वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो तक पहुंचे। जो भी ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर मेरी क्लास में हम बिल्कुल भी नो बकवास, ओनली फैक्ट की बात करते हैं। टू द टॉपिक हम बात करेंगे। कोई भी 1 मिनट का भी जो टाइम है मैं अपने वीडियो में वेस्ट नहीं करता हूँ। किसी भी प्रकार की बकवास सुनने को आपको नहीं मिलेगी। हम टू द टॉपिक ही बात करते हैं। तो वैद्युत अपघटन के उत्पाद को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है। तो देखो, वैद्युत अपघटनीय सेल में एक कुचालक पदार्थ जैसे कांच का बना पात्र होता है जिसे वैद्युत अपघटनीय टैंक कहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, सामान्यतः धातु के लिए जाते हैं। ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों को हम विद्युत तार की सहायता से बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं। प्लस को हम प्लस से जोड़ेंगे, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे। और यहाँ पर जिस वैद्युत अपघटन के विकिरण का हमें वैद्युत अपघटन करवाना है उसको हम इस वैद्युत अपघटनीय टैंक में लेते हैं। ये देखो, जो इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये होता है कैथोड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल में धनावेशित इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड एनोड होता है। बाकी सारे जितने भी साइंस में हम सेलों के बारे में पढ़ेंगे उसमें धनावेशित जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड होगा और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है वो होगा कैथोड। तो नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है और पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है, एनोड। और ये जो सॉल्यूशन हम भर रहे हैं ये क्या है, वैद्युत अपघटन। जिस भी वैद्युत अपघटन का हम वैद्युत अपघटन करवाना चाहते हैं उसका ये विलयन हो। जैसे ही हम वैद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत अपघटन आयनों में वियोजित हो जाता है। वैद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका घटकों में वियोजित होना वैद्युत अपघटन कहलाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। मैंने आपको वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में बताया है। इसमें जब वैद्युत अपघटन आयनों में टूटेगा तो यह आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर गमन करेंगे। यदि धनायन है तो कैथोड पर जाएंगे, ऋणायन है तो एनोड पर जाएंगे और वहां पर उदासीन हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हमें एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट के रूप में कई प्रकार के पदार्थ देखने को मिलते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर, वैद्युत अपघटन के उत्पाद। यानी जब हम वैद्युत अपघटन करवाएंगे तो हमें किस प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थ की अवस्था वे इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। मैं ये लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं उसकी बात करेंगे। तो वैद्युत, आप भी साथ में लिखते जाएं, अपघटन के उत्पाद अपघटित
जो हम ले रहे हैं सेल में अपघटित होने वाले पदार्थ की अवस्था में इलेक्ट्रोड जो हम यूज ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। देखो, विद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थ की अवस्था हम देखेंगे एग्जाम्पल द्वारा। यदि हम जलीय NaCl का विलयन लें तो हमें पदार्थ अलग मिलेंगे। यदि जलीय NaCl की जगह हम गलित NaCl लें तो वहां हमें पदार्थ अलग मिलेंगे। यदि हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर लें तो वहां हमें उत्पाद अलग मिलेंगे। तो पहला जो है अपघटित होने वाले पदार्थ की अवस्था, जलीय NaCl ले रहे हैं तो अलग मिलेगा, गलित NaCl ले रहे हैं तो हमें अलग मिलेगा। यदि अपघटित होने वाले पदार्थ की अगर अवस्था बदलेगी कि वो जलीय है, गलित है, तो हमें उत्पाद भी भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो पहला पहला हमें समझ हो गया, अपघटित होने वाला पदार्थ अलग तो उत्पाद भी हमें अलग प्राप्त होगा। सेकेंड, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। देखो, कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, गोल्ड इलेक्ट्रोड। ये केवल स्रोत का कार्य करते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जबकि सक्रिय इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इन दोनों अवस्थाओं में यदि हम सक्रिय इलेक्ट्रोड लें या निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लें तो दोनों कंडीशन में उत्पाद अलग अलग प्राप्त होंगे, क्योंकि सक्रिय इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेता है और निष्क्रिय इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, सक्रिय इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जबकि निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, अब जो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड हैं उनमें कौन आएगा, जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, गोल्ड इलेक्ट्रोड, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो एक भाग ले रहा है, एक भाग नहीं ले रहा है, तो अतः दोनों अवस्थाओं में यदि जब हम सक्रिय इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं और सेकंड जब हम निष्क्रिय इलेक्ट्रोड काम ले रहे हैं, तो दोनों अवस्थाओं में जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, प्राप्त उत्पाद वो अलग होंगे, भिन्न होंगे। अब देखो, इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई अपघटित होने वाले पदार्थ की अवस्था चेंज होते ही उत्पाद अलग मिलेगा, या जब सक्रिय और निष्क्रिय इलेक्ट्रोड दोनों में से अलग अलग इलेक्ट्रोड हम लें तो क्या उत्पाद में किसी प्रकार का चेंज आएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर 4 प्रकार के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहला, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर गलित NaCl का विद्युत अपघटन। सेकंड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों पर जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। थर्ड, कॉपर इलेक्ट्रोडों पर कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। फोर्थ, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों पर जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन। तो देखो, इसमें नंबर 1 हम ले रहे हैं, फर्स्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर
गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। गलित NaCl का मतलब है NaCl को हम गर्म करते हैं इतना कि वो पिघल जाता है। जो मेन पोजीशन होती है NaCl की उसी को हम बोलते हैं गलित NaCl। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड कौन से ले रहे हैं? प्लेटिनम के। तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रोड है ये प्लेटिनम के हैं और वैद्युत अपघट्य के रूप में हमने क्या लिया है? गलित NaCl। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और क्या होगा? वैद्युत अपघटन होगा। विपरीत आवेशित आयन इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और वहां पर उदासीन हो जाएंगे। तो देखो ये मैंने आप लोगों को वैद्युत अपघटन से वाले टॉपिक में डिटेल से बताया है। यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो NaCl है ये टूट जाएगा Na+ और Cl-। अब रिएक्शन होगी कैथोड पर। कैथोड ऋणावेशित होता है तो यह धनावेशित आयन आएंगे। धनावेशित आयन है Na+, ये गुलाबा है। कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है तो सोडियम जो आयन है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु बना लेंगे। एनोड पर जो रिएक्शन होगी यहां पर जो क्लोराइड आयन है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोराइड परमाणु बना लेंगे। और हमें पता है एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। ये केवल एक परमाणु अवस्था में नहीं रहता तो यहां पर हम 2 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। तो जब हम गलित NaCl का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने क्या किया है? इसको आयनों में तोड़ा है। धनायन को कैथोड जो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है उस पर भेजा, वहां पर हमने अपचयन करवाया क्योंकि कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है और अपचयन का अर्थ ही है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। फिर क्लोराइड आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड एनोड पर गए, वहां पर ऑक्सीकरण हुआ और ये किस पर कन्वर्ट हो गई? क्लोरीन गैस में। और ऑक्सीकरण का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन। देखो अब हमने जो NaCl लिया है वो जलीय है तो यहाँ गलित है, यहाँ जलीय है। अपघटित होने वाले पदार्थ की अवस्था चेंज है तो उत्पाद भी चेंज होगा। जलीय NaCl का मतलब है हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और उसको पानी में घोल लेते हैं, वो बन जाता है जलीय NaCl। यानी अब हमने जो वैद्युत अपघट्य लिया है वो क्या लिया है? NaCl का जलीय विलयन। अब देखो यहां पर क्या होगा? जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो NaCl है ये 2 आयनों में टूट जाएगा, Na+ + Cl-। लेकिन क्योंकि हम जलीय विलयन ले रहे हैं इसीलिए यहाँ वाटर भी है और वाटर जब अपघटित होता है तो H+ देता है और दूसरा क्या देता है? OH-। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaCl Na+ Cl- में और जल H+ और OH- में टूटेगा। अब रिएक्शन होगी। रिएक्शन कहां होगी? देखो इसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे। कैथोड पर रिएक्शन होगी और कैथोड कैसा है? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है। कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अपचयन। लिख देता हूं, अपचयन होता है। तो देखो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर धनायन आएंगे, Na+ भी आएगा, H+ भी आएगा, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। तो देखो Na+ अपचयन होगा तो सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सोडियम धातु। दूसरी जो रिएक्शन है यहां पर H+ आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस।
तो एनोड सॉरी कैथोड पर सोडियम आयन आकर सोडियम धातु बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयन आकर हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। सवाल ये उत्पन्न होता है कि इन दोनों में कौन सी रिएक्शन को हम प्रायिकता देंगे। तो देखो इस बात को आप ध्यानपूर्वक समझे, ई नोड रिडक्शन ये है मानक अपचयन विभव। तो इसको हम बाद में इसी रूप में लिखेंगे, मानक अपचयन विभव। यानी ई नोड रिडक्शन जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, मानक अपचयन विभव। तो इस बात को आप ध्यानपूर्वक नोट करें, कैथोड पर क्योंकि अपचयन होना है अधिक ई नोड रिडक्शन वाली अभिक्रिया को हम वरीयता देंगे, वरीयता दी जाती। और हमें पता है कि सोडियम धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का। तो इसी रिएक्शन को हम प्रायिकता देंगे। अब देखो ये जब रिएक्शन होगी तो इसमें रिएक्शन हम कहां से लेकर आएंगे। देखो रिएक्शन ये है H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर दे रहे हैं H2 गैस। अब ये जो H प्लस साइन है ये हमें कहां से मिल रहा है, वाटर से। तो वाटर में कुछ ऐसा होता है H2O, ये कन्वर्ट होता है H प्लस में और साथ में मिलकर देता है OH माइनस। जब हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगी कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयनों का जब अपचयन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन ये H प्लस आए कहां से, जल से। तो देखो ऊपर वाले रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूं, इसको हम आधा कर लेते हैं, आधा हाइड्रोजन का अणु। अब देखो H प्लस से कट जाएगा, बचेगा क्या, जल प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर दे रहे हैं आधा हाइड्रोजन का अणु प्लस हाइड्रोक्साइड। ये जो रिएक्शन ये अपने कहां होगी, कहां होगी भाई, कैथोड पर। अब बात कर रहे हैं एनोड पर। प्लस होता है और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब प्लस वाले पर आएंगे माइनस वाले, Cl माइनस भी आएगा, OH माइनस भी आएगा। तो देखो ये Cl माइनस ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, यानी इसका यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये बदल जाएंगे ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर ऑक्सीजन -2 थी, यहाँ पर 0, क्या हुआ, अपचयन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, -2 से 0, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ऑक्सीकरण हुआ। और क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ क्या प्लस में आएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या की जाएगी, बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इसको 2 से गुणा कर लो, अब वही बात OH माइनस आएंगे कहां से, जल से। तो H OH ये जब ब्रेक डाउन होता है H प्लस OH माइनस आयन देगा। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जब ऑक्सीजन होगा तो ये देगा ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन आयन। क्योंकि ऑक्सीजन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो प्लस में जुड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन देना ही ऑक्सीकरण होता है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर चुके हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन कहां से, हाइड्रोक्साइड आयनों का सोर्स क्या है, जल है। तो हमने जल वाले रिएक्शन को भी लिख दिया। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। तो देखो ये OH ये OH, अब क्योंकि यहां पर 2 है तो इसको 2 से गुना कर दो और कुछ नहीं है तो बचा H2O। H2O कितना बचा, 2, ये मिलकर दे रहा है O2 प्लस, ये H प्लस 1 था, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 H प्लस ये 2 H प्लस ये 4H प्लस प्लस। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो
ये रिएक्शन एक तो एनोड पर ये हो रही है, एक हो रही है। अब सवाल ये आता है कि दोनों में हम प्रायिकता किसको देंगे। तो ध्यान रखें इस बात का विशेष रूप से कि एनोड पर कैथोड पर उस अभिक्रिया को प्रायिकता दी जाती है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है, लेकिन एनोड पर उस रिएक्शन को प्रायिकता दी जाती है जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है। क्योंकि जिसका मानक अपचयन विभव कम उसका ऑक्सीकरण, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक उसका क्या होगा, जिसका मानक अपचयन विभव कम उसका ऑक्सीकरण, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक उसका क्या होगा, अपचयन। इसीलिए कैथोड पर अपचयन हो रहा है तो अधिक मानक अपचयन विभव वाले रिएक्शन को वरीयता देंगे। एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो कम मानक अपचयन विभव वाले रिएक्शन को प्रायिकता देंगे। तो यहां पर एनोड पर कम मानक अपचयन विभव वाली अभिक्रिया को प्रायिकता दी जाती है क्या, वरीयता दी जाती। अब इन दोनों रिएक्शन का अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन का मानक अपचयन विभव कम होता है जबकि क्लोरीन का मानक अपचयन विभव अधिक होता है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन के ओवर वोल्टेज के कारण, अधिक विभव के कारण हम क्लोरीन वाली रिएक्शन को वरीयता देते हैं। देखो ऑक्सीजन का मानक अपचयन विभव कम है, क्लोरीन का ज्यादा है, लेकिन वरीयता ऑक्सीजन वाले रिएक्शन को क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का ओवर वोल्टेज हो जाता है, अधिक विभव के कारण हम क्लोरीन वाली रिएक्शन को वरीयता देते हैं। तो देखो अपने पास रिएक्शन एनोड पर ये है, कैथोड पर ये है और एक रिएक्शन है NaCl पर। हम तीनों रिएक्शन को जोड़ेंगे और तीनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर जलीय NaCl के वैद्युत अपघटन से मिलने वाले उत्पाद। तो बॉडी लेस करते हैं साइड से, फिर मैं इसको लिखता हूं। सबसे इजी काम है पढ़ाना, और पढ़ाने से जो टफ काम है वो होता है बोर्ड को इरेज करना, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये रिएक्शन मैंने यहां से मिटा दी है, मैं लिख देता हूं। एक रिएक्शन तो अपना ये थी NaCl, ये दे रहा है Na प्लस प्लस Cl2, ये तो NaCl की रिएक्शन थी। फिर कैथोड वाली रिएक्शन है H2O, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और दे रहा है आधा हाइड्रोजन गैस प्लस OH माइनस। अब रिएक्शन की बात करते हैं एनोड वाले। तो एनोड वाले रिएक्शन को भी हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 2 से गुणा नहीं करना चाहें तो क्या करो, इसको आधा कर दो, आधा क्लोरीन का और एक इसको क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्लोरीन माइनस वाला ये कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में आधा मॉलिक्यूल गैस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन का त्याग। बस तीनों रिएक्शन को जोड़ दो, हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। देखो ये इलेक्ट्रॉन एक, ये इलेक्ट्रॉन एक कैंसिल आउट, फिर ये Cl माइनस, ये Cl माइनस कैंसिल आउट, बचा क्या, बचा NaCl। तो NaCl प्लस H2O। अभी कारक में ये दो बच्चे बाकी कट गए, फिर यहां पर है Na प्लस OH माइनस, ये दोनों मिले तो क्या बना लेंगे NaOH प्लस, आधा हमें मिलेगा हाइड्रोजन का अणु और आधा ही मिलेगा हमें क्लोरीन का। इस आधे को पूरा करना चाहते हो तो पूरे इक्वेशन को 2 से गुणा कर लो, तो NaCl 2 हो जाएंगे, जल 2 हो जाएंगे, NaOH 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, क्लोरीन 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि जब हम जलीय NaCl का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लेकिन जब हमने गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करवाया तो वहां पर हमें एनोड पर क्लोरीन गैस, लेकिन कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। तो ये बात वेरीफाई करती है कि यदि अपघटित होने वाले पदार्थ की अवस्था बदल गई तो उत्पाद भी चेंज हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं नंबर 3
वो है कॉपर इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं, पहले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब हम ले रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड, ये सक्रिय है, अभिक्रिया में भाग लेगा। तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसको हम साफ कर लेते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और इन पर हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवा रहे हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे, मैं इसी डायग्राम की हेल्प ले रहा हूं। यहां पर जो एनोड होगा वो होगा अशुद्ध कॉपर का, और जो कैथोड होगा वो होगा शुद्ध कॉपर का। और वैद्युत अपघटन क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ये जो प्रोसेस है इसका उपयोग उद्योगों में कॉपर धातु को शुद्ध करने में किया जाता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं लिख देता हूं, इस प्रोसेस में अशुद्ध कॉपर का हम क्या बना रहे हैं, एनोड, शुद्ध कॉपर का हम क्या बना रहे हैं, कैथोड। अब हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो देखो लिखना चाहो जैसे लिख भी सकते हो, पहले मैंने लिखवाया नहीं है, बताया है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो देखो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पहले रिएक्शन होगी एनोड पर, धनावेशित होता है, ऑक्सीजन होगा। फिर रिएक्शन होगी कैथोड पर, ऋणावेशित होता है, क्या होगा, अपक्षेपण। अब देखो एनोड पर ऑक्सीजन होता है, इसीलिए एनोड जिसका हम क्या ले रहे हैं, अशुद्ध कॉपर। यहां पर एनोड में जो कॉपर है सॉलिड अवस्था में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर +2 आयन बना देगा, जलीय विलयन में घुल जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो एनोड है इसमें से जो कॉपर है ये क्या करेगा, ये ऑक्सीकृत होगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में बदल जाएगा, किसके रूप में, Cu+2 के रूप में। ये रिएक्शन हुई एनोड पर। अब कैथोड पर क्या होगा, ये जो विलयन में घुले हुए कॉपर +2 आयन है ये अपचयित होंगे और किसके ऊपर जाकर विक्षेपित हो जाएंगे, कैथोड के ऊपर। तो यहां पर कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है इसमें कॉपर +2 आयन जो विलयन में घुले हुए हैं जलीय अवस्था में, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु में अपचयित हो जाएंगे। और ये जो कॉपर है ये कैसा, शुद्ध। तो इसमें एनोड पर कॉपर विलयन में घुलता है और कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होता है। कैथोड के चारों तरफ शुद्ध कॉपर की परत बन जाएगी, यानी कैथोड इलेक्ट्रोड की मोटाई बढ़ जाएगी। और एनोड पर जो कॉपर है वो धीरे धीरे विलयन में घुल रहा है, इसीलिए एनोड इलेक्ट्रोड की जो मोटाई है वो घट जाएगी। अशुद्धियां जो है वो एनोड के नीचे पात्र के तली में यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, जिसको हम एनोड बंक कहते हैं। देखो वापस बता रहा हूं, जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड में जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो यहां पर हमें एनोड पर कॉपर +2 आयनों में कन्वर्ट होता है और कैथोड पर हमें शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त होती है। इसीलिए इस प्रोसेस का उपयोग उद्योगों में कॉपर धातु को शुद्ध करने में किया जाता है। तो
मैं लिख देता हूं इस प्रक्रम का उपयोग कॉपर धातु को शुद्ध करने में किया जाता। तो यहां पर हम शुद्ध कैसे करेंगे? जो अशुद्ध कॉपर है उसका हम एनोड बनाएंगे, शुद्ध कॉपर का कैथोड बनाएंगे। इस अशुद्ध कॉपर में जो कॉपर है वो विलयन में कॉपर +2 आयनों में घुल जाएगा, जो कैथोड पर कॉपर धातु के रूप में निक्षेपित हो जाएगा, उसको हम अलग कर लेंगे। और जो सूदियां हैं वो एनोड के नीचे पात्र की तली में एनोड पंख के रूप में इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यदि हम कॉपर इलेक्ट्रोड लें तो कॉपर इलेक्ट्रोड सक्रिय इलेक्ट्रोड होने के कारण ये रिएक्शन में भाग ले रहा है और उत्पाद हमें शुद्ध कॉपर के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो हमें कहां प्राप्त होता है? कैथोड। अब इसमें हम इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड हम यहां ले रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन। अब यहां पर हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, ये निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो क्या होगा देखो, यहां हमने लिया है कॉपर सल्फेट CuSO4, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये विद्युत अपघट्य है, आयनों में वियोजित होगा। एक देगा कॉपर +2 आयन, एक देगा सल्फेट आयन। ब्रैकेट में ये लिख लें, जितने भी आयन होते हैं ये विलयन में हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हमने लिखा है AQ। ये एक्वस का शॉर्ट फॉर्म है जलीय। जलीय विलयन लिया है तो वाटर भी होगा, वाटर ब्रेकडाउन होगा H+ में और साथ में क्या देगा OH-। अब देखो यहां पर भी कंपटीशन होगा, ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों पर जाएंगे कैथोड। कैथोड कैसा होता है जल्दी से बताएं? ऋणावेशित। कैथोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, अपचयन होगा। अपचयन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। तो कैथोड माइनस पर आएंगे, H+ पे आएगा, Cu+ पे आएगा। तो देखो Cu+2 अपचयन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कौन सी धातु देगा? सॉरी, एक आएगा यहाँ H+। तो वही H+ की रिएक्शन है, H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। H+ कहां से है? जल से है। तो H2O क्या देता है? H+ OH-। दोनों को जोड़ेंगे, H से H कैंसिल आउट, जल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक दे रहा है H2, एक क्या दे रहा है? OH। यहां पर बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि देखो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो दूसरा तरीका है आपके पास 2, तो फिर इसको भी 2 से गुणा करो, 2 और ये भी 2 से गुणा करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएंगे? 2, जल कण हो जाएंगे 2, H2 कितना होगा? H2 2 करने की आवश्यकता होगी क्या? एक 2 करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, इसको 2 से। यानी कहने का मतलब ये है कि जो H+ आयनों का अपचयन हो रहा है उसमें ओवरऑल रिएक्शन ये हो रही है, H2O + 2 इलेक्ट्रॉन, H2 + 2 OH-। लेकिन हमने वही कहा है कि कैथोड पर उस रिएक्शन को वरीयता दी जाती है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक हो। तो कॉपर और हाइड्रोजन दोनों में मानक अपचयन विभव किसका अधिक है? कॉपर का, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से अधिक है। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 वोल्ट, कॉपर का +0.34 वोल्ट। इसीलिए हम अधिक मानक अपचयन विभव वाली रिएक्शन को प्रयोग कर देंगे और ये वही है। तो ये रिएक्शन होगी कैथोड पर। दूसरी रिएक्शन हम ले रहे हैं एनोड। धनावेशन होता है, ऑक्सीकरण होगा, अपचयन, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे, त्यागे जाएंगे। अब यहां पर प्लस तो कौन आएगा? माइनस वाला। तो माइनस वाला एक तो है
OH माइनस। हाइड्रोक्साइड आयनों का जब ऑक्सीकरण होगा तो ये देंगे ऑक्सीजन गैस और साथ में हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में है, ऑक्सीकरण अंक -2 और यहाँ 0। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ऑक्सीकरण बैलेंस करेंगे, 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 2, इलेक्ट्रॉन भी। दूसरे रिएक्शन SO4 वाले, SO4 -2, ये ऑक्सीकरण होकर बनाएगा H2O8 -2। बैलेंस करने के लिए 2 और कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास? देखो ये वाली जो रिएक्शन है ये तब काम आएगी जब हम काम में लेंगे तनो H2SO4, यानी सल्फेट आयन की कम सांद्रता। जब हम तनो H2SO4 लेंगे यानी सल्फेट आयन की कम सांद्रता होगी तो ऊपर वाली रिएक्शन को हम वैधता देंगे, और जब H2SO4 सांद्र हो यानी सल्फेट आयन की जो सांद्रता है वो क्या है? अधिक। तो कैथोड में कॉपर आयन वाली रिएक्शन को वैधता दी जाएगी, जबकि एनोड में जब तनु H2SO4 लेंगे यानी सल्फेट आयनों की सांद्रता कम होगी तो इस रिएक्शन को वैधता देंगे, और जब सांद्र H2SO4 लेंगे यानी सल्फेट आयनों की सांद्रता अधिक लेंगे तब हम इस रिएक्शन को वैधता देंगे। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जब तनु विलयन लेंगे तो क्या होगा। तो जब हम तनु विलयन लेंगे तो एक रिएक्शन तो ये वाली, एक रिएक्शन ये वाली, इन दोनों को हम जोड़ क्या मिलेगा? देखो कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर तत्व। दूसरी रिएक्शन है ये वाली 2OH माइनस तनु दोहरा है O2 प्लस 2H प्लस 2। इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ दें तो जोड़ेंगे क्या होगा? देखो मैं ये जोड़ देता हूं, जगह है अपने पास, इसकी जरूरत नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये है अपने पास क्या है? देखो अच्छा हमने इस रिएक्शन को आधा ही पूरा किया है, पूरा कर लेते हैं तो थोड़ा सा याद आ गया टाइप पे। अच्छा इस रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं, यहाँ पर धीरे से लेते हैं नोट को, क्योंकि अभी तक हमने हाइड्रोक्साइड आयन वाले रिएक्शन को लिखा है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन हमें प्राप्त कहां से होंगे? जल से। तो देखो और रिएक्शन क्या होगी, ये है अपने 2OH माइनस कन्वर्ट हो रहा है O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोक्साइड आयन हमें ओरिजिनली प्राप्त कहां से हो रहे हैं? जल से। H2O ये दे रहा है H प्लस OH माइनस। तो देखो इसको हम जोड़ेंगे तो OH माइनस से OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 OH है 2, इसको भी कितना कर लो 2, इसको भी कितना कर लो 2, ये होगा। तो 2OH से 2OH कैंसिल आउट हो गए, इन बचे 2 जल के अणु, ये मिलके दे रहे हैं O2 प्लस 2H प्लस 2H प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन जो है ये अपने होगी एनोड। अब हम रिएक्शंस को जोड़ते हैं कि क्या मिलेगा। रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड वाली रिएक्शन है कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कनेक्ट हो रहा है कॉपर मेटल। ये कैथोड वाली होगी, एनोड वाली लिख लेते हैं। 2H2 कनेक्ट हो रहा है ऑक्सीजन 4H प्लस। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर जब हम बात करेंगे तो जब 2 से गुणा कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे? 4। तो इलेक्ट्रॉन 4 और इलेक्ट्रॉन कि जब हम 2 से गुणा करेंगे बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 4। ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये रिएक्शन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रिएक्शन आधा ही छोड़ा था। जिस प्रकार इस रिएक्शन को किया है इस प्रकार इस रिएक्शन को भी करेंगे। पिछले वाले टॉपिक में आपको बताया था। तो ये हाइड्रोक्साइड आयनों की रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हाइड्रोक्साइड आयन कहां से प्राप्त हो रहे हैं? जल से। तो जल वाले रिएक्शन को जब इसके साथ जोड़ेंगे तभी हमें पूरी अभिक्रिया मिलेगी।
चलो इसको जोड़ लेते हैं। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 से गुणा कर लो तो 2Cu प्लस 2 आए। ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2 जल के हम ये मिलके दे रहे हैं O2 4H प्लस प्लस कॉपर को 2 से गुणा कर रखा है 2Cu सॉरी। ये रिएक्शन तब होगी जब सल्फेट आयनों की सांद्रता कम होगी और सल्फेट आयनों की सांद्रता जब अधिक होगी तो रिएक्शन। तो एक रिएक्शन को मैंने प्रॉब्लम करके आपके सामने लिखा है, बुक में मेंशन नहीं है ज्यादा डिटेल से, इसीलिए मैंने आपको एक ही करके बताया है, जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो देखो यहाँ पर जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन करवाएंगे तो हमें मिलेगी ऑक्सीजन H+ आयन और कॉपर धातु। लेकिन जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड पर CuSO4 का विद्युत अपघटन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, कॉपर धातु। तो कॉपर जो सक्रिय इलेक्ट्रोड है वहां पर प्रोडक्ट अलग मिला, प्लेटिनम जो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है यहाँ प्रोडक्ट हमें अलग देखने को मिला। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 प्रकार के विद्युत अपघट्य लिए और उनके विद्युत अपघटन से बनने वाले उत्पाद की हमने बात की। यदि हम गलित NaCl का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर करवाएं तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। यदि हम जलीय NaCl का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन करवाएं तो हमें क्लोरीन गैस एनोड पर, उसके अलावा हमें क्या मिलता है NaOH, और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कॉपर इलेक्ट्रोड पर जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन करवाने पर कैथोड पर हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है। इस प्रक्रम का उपयोग कॉपर धातु के शुद्धिकरण में किया जाता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन करवाने पर हमें ये प्रोडक्ट अंतिम प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अपने विद्युत अपघटन के उत्पाद वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल या बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।